Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 6, Tyne and the Faraway Mountain. टाइन एंड द फार अवे माउंटेन. टाइन मतलब कि एक पक्षी का नाम है, फार अवे मतलब बहुत दूर जो पहाड़ है. तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. टाइन एंड द फार अवे, इट इज़ गिवन इन क्लास 4 गुलमोहर रीडर गोल्डन जुबली एडिशन. स्टूडेंट्स, आई विल रीड दिस लेसन line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before you read, close your eyes and think of the sights and sounds you you link with these and share them with the class. तो close your eyes यानी कि अपनी आंखें बंद करो and think सोचो of the sight यानी कि किसी दृश्य के बारे में सोचो, ऐसी आवाज़ के बारे में सोचो. यू लिंक विद दीज एंड शेयर देम विद द क्लास यानी कि आप इस जो नीचे दिया गया है उसके बारे में सोचना है, उससे लिंक करो और अपनी क्लास में अपने जो आपको समझ में आ रहा है या आप जो फील कर पा रहे हो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. द सी, द माउंटेन्स, द डेजर्ट, द रिवर. तो आप अपनी आंखें बंद करो और इसके बारे में सोचने का प्रयास करो. जो आपको समझ में आता है या जो आप फील करते हो अपने क्लास के स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. हाउ डू दीज साइट्स एंड साउंड्स मेक यू फील अबाउट दीज प्लेस. तो आपको कौन सी आवाज़ वहाँ सुनाई देती है, कौन से दृश्य दिखाई देते हैं और किस तरीके से आप उस प्लेस के बारे में महसूस करते हो. चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं. इन इचाली इन द मिसमी हिल्स. तो इचाली मतलब एक जगह का नाम है. द मिसमीस हिल्स यानी कि मिसमी हिल एक जगह का नाम है. आप अरुणाचल प्रदेश यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो मिसमी हिल है. यंग टाइम मीना हर्ड अ वंडरस कॉल फ्रॉम द माउंटेन्स इन द डिस्टेंस. तो एक जो छोटी यंग मतलब कि छोटी बच्ची जो टाइम मीना है, हर्ड अ वंडरस मतलब कि उसे एक बहुत ही आश्चर्यजनक आवाज़ सुनाई देती है पहाड़ों से जो कि बहुत दूर है. यानी कि बहुत दूर पहाड़ियों से उसे एक अजीब सी और बहुत ही वंडरस यानी कि आश्चर्यजनक या कहें कि मैजिकल साउंड उसे सुनाई देता है. शी वॉज ड्रॉन टू इट और वो उससे खिंची हुई चली गई थी. अ साउंड ओनली शी कुड हियर. और वो ऐसी आवाज़ जिसको सिर्फ वही सुन सकती थी और कोई उसे नहीं सुन सकता था. शी हर्ड इट वाइल शी क्लाइंब ट्री. उसने उस आवाज़ को तब सुना जब वो पेड़ों पे चढ़ रही थी. शी हर्ड इट व्हेन शी रैन थ्रू द जंगल. और उसने तब भी सुना जब वो जंगल में दौड़ रही थी. यानी कि वो आवाज़ हमेशा उसे सुनाई देती थी और उस आवाज़ से वो खिंची चली जाती थी. तो वो जब पेड़ों पे चढ़ती थी तब भी उसे वो आवाज़ सुनाई देती थी. शी हर्ड इट व्हेन शी रैन थ्रू द जंगल. वो जंगल में जब दौड़ती थी तब भी उसे वो आवाज़ सुनाई देती थी. शी हर्ड इट व्हेन शी स्पेंड लॉन्ग डेज लाइंग अंडर द सन. और वो आवाज़ उसे तब भी सुनाई देती थी जब वो पूरा लंबा मतलब कि बहुत बड़ा सा जो दिन होता था वो सन के नीचे यानी कि सूर्य के नीचे लेटकर बिताती थी. वुजू द साउंड वेंट वुजू यानी कि उसके जो आवाज़ आती थी वो वुजू वुजू साउंड करके यानी कि जो हवा की आवाज़ होती थी उस हवा से उसे वुजू वुजू का साउंड यानी कि आवाज़ सुनाई देती थी. आह टाइम वुड स्माइल. टाइम वुड स्माइल और टाइम उसको सुनकर मुस्कुराती थी. व्हाट अ वंडरफुल लाइफ मतलब कि कितना अच्छा जीवन था या कितना सुखद जीवन था. बट वन डे लेकिन एक दिन हर फैमिली मूव्ड आउट ऑफ इचाली टू द क्लोजेस्ट बिग टाउन. यानी कि एक दिन क्या होता है कि उसका जो परिवार है हर फैमिली उसका परिवार मूव आउट ऑफ इचाली यानी कि इचाली से वो जाकर मतलब चले जाते हैं और मतलब के पास के ही बड़े से शहर में चले जाते हैं. रोइंग यानी कि जिसका नाम था रोइंग यानी कि रोइंग चले जाते हैं जो कि इचाली के ही पास एक बड़ा सा शहर था. टाइम्स वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन. और जो टाइम्स का जो दुनिया था वो उथल पुथल हो जाता है. यानी कि जो टाइम्स जो माउंटेन्स और प्रकृति के बीच में थी अब उसका जो जीवन शहर में थोड़ा उथल पुथल हो जाता है. देर वॉज अ स्कूल इन रोइंग मतलब कि रोइंग में एक स्कूल था. बट द उजू हैड बीन लाउडर इन इचाली. लेकिन जो उजू साउंड होता था वो इचाली में कुछ ज़्यादा तेज़ होता था. टाइन वॉन्टेड टू रिटर्न टू हर माउंटेन्स अगेन. टाइन को हमेशा मतलब कि उस पहाड़ों पे हमेशा चाहती थी कि उस पहाड़ों पे वो वापस चली जाए. सो शी ट्रस्ड अस टू स्कूल एवरी डे फॉर 10 ईयर्स लुकिंग सैडली एट द माउंटेन्स इन द हॉरिजन. और इसलिए हमेशा वो जब स्कूल जाती थी तो मतलब कि ट्रस्ट मतलब होता है वॉकिंग स्लोली एंड हैवली मतलब एकदम भारी दिमाग से या फिर उदास होकर वो स्कूल को जाती थी. फॉर 10 ईयर्स यानी कि 10 सालों तक उसी उदासी भरे उदास होकर वो स्कूल की तरफ जाती थी धीरे धीरे. लुकिंग सैडली दुखी दिखाई देती थी. एट द माउंटेन इन द हॉरिजन मतलब कि जब क्षितिज में उसे पहाड़ियाँ देखती थी पहाड़ों को देखती थी वो बहुत उदास होकर अपने स्कूल को 10 साल तक वो गई.
When she finally finished her schooling, और जब उसने अपना स्कूलिंग यानी कि अपने स्कूल की जो पढ़ाई लिखाई थी ख़त्म कर ली, टाइन अप्लाइड टू बी अ पोर्टर फॉर आर्मी, तो उसने आर्मी में यानी कि सेना में एक कुली जो पद यानी कि जो सामान को ढोते हैं ऊपर से मतलब नीचे से ले जाकर पहाड़ियों पर चढ़ाते हैं, सैनिकों के लिए जो सामान लेकर जाया जाता है, उसकी उस पोस्ट के लिए उसने उसे अप्लाई किया, यानी कि पोर्टर यानी कि कुली के लिए, कुली आर्मी में कुली बनने के लिए उसने आवेदन किया। एक्सपीडिशन इन द माउंटेन यानी कि पहाड़ों में खोज, एक्सपीडिशन मतलब होता है जर्नी, यूजुअली फॉर particular purpose such as एडमंड हिलीज एक्सपीडिशन टू रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, मतलब कि एक्सपीडिशन यानी कि खोज होती है, यानी कि पहाड़ों पे किसी भी चीज़ की खोज के लिए लोग जाते हैं। शी वुड हैव टू कैरी हैवी लोड्स एंड मार्च ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, तो उसे अक्सर हैवी लोड्स यानी कि भारी बोझ उठाकर चलना पड़ता था और बहुत दूर तक जाना होता था। बट वुमेन वर नॉट अलाउड टू बी पोर्टर इन दोज डेज, और उन दिनों में महिलाओं को सेना में कुली के रूप में भर्ती होना अलाउ नहीं था, यानी कि उस महिलाओं को इसकी अनुमति नहीं थी कि वो सेना में कुली पद के लिए अप्लाई करें या पोर्टर के लिए अप्लाई करें। टाइन डिड नॉट लेट द स्टॉप हियर, लेकिन यहाँ पे जो टाइन थी वो रुकी नहीं, उसने अपने आप को रोका नहीं। शी ड्रेस्ड एज अ बॉय एंड स्टार्टेड टू वर्क, उसने अपने आप को लड़के का भेष बनाया, मतलब कि अपने आप को लड़के जैसा कपड़ा पहनाया। स्टार्टेड टू वर्क, उसने काम करना शुरू कर दिया। कैरिंग नियरली 25 किलोज ऑफ लगेज एवरी डे, और प्रतिदिन वो कम से कम 25 किलो का सामान ढोती थी। अ होल वीक पास बिफोर एनीवन रियलाइज दैट शी वॉज अ गर्ल डिस्गाइज एज अ बॉय, मतलब एक हफ्ते बीत गए बिफोर, मतलब कि जब इससे पहले कि कोई जाने, इतने में एक हफ्ते बीत गए कि वो एक लड़की है और उसने अपना जो भेष है वो लड़की का बदल रखा, यानी कि उसने काम करना शुरू कर दिया और एक हफ्ते बीत गए जब किसी को पता चला कि वो लड़की है और उसने अपना भेष बदल कर एक लड़का बनी हुई है। द ऑफिसर्स स्कोल्डेड टाइन फॉर ब्रेकिंग द रूल्स, जो ऑफिसर थे यानी कि सेना के जो ऑफिसर थे उन्होंने टाइन को डांटा क्योंकि उसने जो सेना का रूल था, सेना का जो नियम था उसने तोड़ा था। बट दे न्यू दैट टाइन न्यू द रूट बेटर देन एनीवन एल्स, लेकिन उन्हें ऑफिसर्स को पता था कि जो टाइन है उसे और लोगों से ज़्यादा अच्छे से उस रास्तों के बारे में यानी कि पहाड़ियों के रास्ते के बारे में उसे सबसे ज़्यादा पता है। सो दे अलाउड हर टू कंटिन्यू वर्किंग, इसलिए उन्होंने उसे परमिशन दे दी, यानी कि उसे काम करने के लिए आज्ञा दे दी कि वो अपना काम जारी रखे। ड्यू टू दिस एक्ट ऑफ हर्स, और इस वजह से उनका जो काम मतलब कि इस एक्ट यानी कि इस उसने जो काम किया यानी कि उसने अपना भेष बदला और उसने कुली का काम किया, और जब तक लोगों को पता चला वो एक हफ्ते तक काम कर चुकी थी, तो इस काम की वजह से वुमेन वर लेटर अलाउड टू बिकम पोर्टर, तो औरतों को भी कुली बनने का परमिशन मिल गया सेना, मतलब कि इस टाइम की वजह से और भी औरतों को परमिशन मिल गया कि वो सेना में कुली की तरह काम कर सकें। इन द आर्मी, सेना में, टाइन वर्कड ऑन मेनी एक्सपीडिशन एंड सून बिकेम अ कोऑर्डिनेटर, तो टाइन वर्कड ऑन मेनी एक्सपीडिशन यानी कि टाइन ने बहुत सारे खोज में उसने काम किया, एंड सून और जल्द ही बिकेम अ कोऑर्डिनेटर, मतलब इतना अच्छे से वो उसने काम किया कि उसे कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। इट वॉज on one of her expedition as a coordinator that she met Dr. Romeo Mitai, तो इट वॉज ऑन वन ऑफ हर एक्सपीडिशन यानी कि ऐसा ही जब एक वो खोज पे काम कर रही थी एज अ कोऑर्डिनेटर, मतलब कोऑर्डिनेटर के तौर पे जब वो काम कर रही थी, दैट सी मेट, तो वो डॉक्टर रोमियो मिताई से मिली एट दैट टाइम, और उस समय जो डॉक्टर मिताई हैं, डॉक्टर मिताई वॉज वर्किंग टू प्रमोट एडवेंचर स्पोर्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश, तो उस समय जो डॉक्टर मिताई थे वो एडवेंचरस यानी कि रोमांचक जो खेल होता है, स्पोर्ट्स होता है, उस पे काम कर रहे थे अरुणाचल प्रदेश में। एंड स्पॉटेड टाइन्स टैलेंट, और उन्होंने ये पहचाना यानी कि टाइन के जो टैलेंट था या उसका जो उसके अंदर जो गुणवत्ता थी, टैलेंट था, प्रतिभा थी, उसको उन्होंने पहचाना। यू आर अ गिफ्टेड क्लाइंबर ही टोल्ड हर, तो जो मिताई थे उन्होंने टाइन से कहा कि तुम एक गिफ्टेड यानी कि तुमको भगवान के द्वारा गिफ्ट मिला है कि तुम गिफ्टेड क्लाइंबर, मतलब कि तुम बहुत ही अच्छी चढ़ाई कर सकती हो। यू हैव द स्ट्रेंथ एंड द डिटर्मिनेशन, तुम्हारे पास ताकत है और तुम्हारे पास दृढ़ प्रतिज्ञा भी है, मतलब तुम दृढ़ प्रतिज्ञ भी हो। नाउ ऑल यू नीड टू टेक्निक, और तुम्हें अब सिर्फ तकनीक की यानी कि कुछ तकनीक की ज़रूरत है जिससे तुम की मतलब कि एक प्रोफेशनल क्लाइंबर बन सको। डॉक्टर मिताई
became Tyne's mentor and she began her training as a mountain climber. अब जो डॉक्टर मिताई थे वो टाइन के मेंटर बन गए यानी कि गुरु बन गए और उन्होंने उसको ट्रेनिंग जो एज अ माउंटेन क्लाइंबर यानी कि पर्वतारोही के रूप में उसे ट्रेनिंग देना उन्होंने शुरू कर दिया. द डिस्टेंट माउंटेन स्टिल कॉल्ड हर, और अभी भी जो दूर का जो पहाड़ी था, दूर के जो पहाड़ थे, अभी भी उसे बुला रहे थे. बट टाइन डिड नॉट नो द नेम ऑफ द डिस्टेंट माउंटेन टिल शी वॉज द रेस फॉर एवरेस्ट. तो बट टाइन डिड नॉट नो, और लेकिन जो टाइन थी अभी भी उसे नहीं पता था उस दूर की पहाड़ी का नाम, टिल तब तक जब तक कि उसने द रेस फॉर एवरेस्ट नहीं देख लिया था. यानी कि एक फिल्म थी द रेस फॉर एवरेस्ट, जब तक उसने नहीं देख लिया. अ फिल्म अबाउट द फर्स्ट क्लाइंब ऑफ माउंट एवरेस्ट. यानी कि ये फिल्म एक ऐसे कहानी पर बनी थी जिसमें पहली बार जो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किया, यानी कि उस चढ़ाई के बारे में उस फिल्म को उन्होंने देखा नहीं था. यानी कि द रेस फॉर एवरेस्ट वो ऐसी फिल्म थी जो पहली माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई थी उस पर बनी हुई थी. तो जब तक उस फिल्म को उन्होंने नहीं देखा था, टाइन को उस पहाड़ी के बारे में, यानी कि जो दूर पहाड़ी पे वो जाना चाहते थे, उस पहाड़ का नाम उन्हें नहीं पता था. वुजू बिकेम अ रोर नाउ. अब जो उजू साउंड आता था अब उनके लिए वो दहाड़ बन चुकी थी. मतलब कि अब उसकी जो आवाज़ थी टाइन के लिए अब और ज़्यादा तेज हो गई थी. एंड क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट बिकेम हर ड्रीम. और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना उनका सपना बन चुका था. यानी कि इस फिल्म देखने के बाद उनको जो वहाँ से पुकार आती थी माउंटेन से कि उन्हें बुला रहा है, वो और ज़्यादा तेज़ हो गया और उनका जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का सपना था अब उनका वो सपना बन चुका था. आफ्टर मंथ ऑफ प्रिपरेशन, एक महीने की तैयारी के बाद, टाइन फाइनली रीच द एवरेस्ट बेस कैम्प इन नेपाल. तो अंत में मतलब एक महीने की ट्रेनिंग के बाद, तैयारी के बाद, टाइन अंत में वो नेपाल रीच द एवरेस्ट बेस कैम्प यानी कि एवरेस्ट बेस कैम्प जो कि नेपाल में था, वहाँ पहुँच गई. इट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी. एंड द एयर वाज थिन. और यहाँ की हवा बहुत पतली थी. थिन मतलब यहाँ पे जो थिन का मतलब होता है कि एयर दैट हैज़ लॉस्ट लेस ऑक्सीजन देन यूजुअल. मतलब कि हवा हमको हवा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जब हम पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, और इसी वजह से हम उस हवा को थिन एयर कहते हैं या थिन ऑक्सीजन कहते हैं. तो द एयर वॉज थिन, यानी कि जब वहाँ पे बेस कैंप में पहुँची तो वहाँ का जो मौसम था बहुत ठंडा था और हवा बहुत पतली थी, यानी कि सांस लेने में मुश्किल हो रही थी. टाइन ट्रेंड देयर फॉर अ फ्यू डेज टू गेट यूज टू दिस द हार्श वेदर एंड देन बिगन हर क्लाइंब. तो टाइन ने अपने आप को कुछ दिन रुक कर उन्होंने अपने आप को इस हार्श यानी कि बहुत कठोर जो वहाँ का मौसम था उसके अपने आप को उसके अपने आप को सिखाया, और फिर उन्होंने अपना क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ाई शुरू की. द क्लाइंब वॉज डिफिकल्ट. अब जो चढ़ाई थी बहुत मुश्किल था. इट वॉज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन. इसको 4 भागों में बांटा गया था. सो दैट द क्लाइंबर्स कुड टेक रेस्ट एट डिफरेंट कैंपिंग पॉइंट्स. जिससे कि जो क्लाइंबर्स थे यानी कि जो पर्वतारोही थे वो अलग अलग पॉइंट पे जाकर आराम कर सके वाइल कैंपिंग टू द टॉप ऑफ द माउंटेन. है कि उस माउंट एवरेस्ट पे जब वो चढ़ाई कर रहे थे तो उस चढ़ाई के दौरान वो 4 सेक्शन में जाकर अलग अलग पॉइंट पे वो जाकर आराम कर सकते थे. बट बाय द टाइम टाइन एंड हर कंपेनियन शेरिंग सरपा, लेकिन उस टाइम जब वो रेस्ट का टर्न आया, टाइन और उनके साथी शेरिंग सरपा का रीच द सेकेंड कैंप, यानी कि जब वो सेकेंड कैंप में पहुंच रहे थे टाइन और शेरपा, तो द वेदर हैड ग्रोन वर्स. मतलब कि जब इनका समय आया टाइन और उनके कैंप में उनके साथी शेरिंग शेरपा का, और जब वो दूसरे कैंप में पहुंचे उस समय जो वेदर था यानी कि जो मौसम था ग्रोन वर्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था. डू यू वॉन्ट टू गेट अहेड चेरिंग ने यानी कि उस टाइन के जो साथी थे चेरिंग उनसे पूछा कि क्या तुम आगे जाना चाहती हो. मतलब मौसम ख़राब होने की वजह से वो पूछते हैं टाइन से कि क्या तुम अभी भी आगे जाना चाहती हो. आई डोंट थिंक आई विल गेट अनदर चांस टू डू दिस, टाइन रिप्लाई. तो टाइन उसके बदले में उत्तर देती हैं कि कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे दूसरा ऐसा कोई मौका मिलेगा. शी कुड हियर द म्यूजिकल वुजू ग्रोइंग लाउडर एंड लाउडर. उन्हें अभी भी वो जो संगीत में वुजू साउंड था उनके दिमाग में उन्हें अभी भी वो और तेज़ सुनाई दे रहा था. यानी कि जो वुजू साउंड था अब और ज़्यादा तेज़ हो चुका था, जो उन्हें बहुत म्यूज़िकली यानी कि उसे मैजिकली उसको उनको अपने पास जादुई तरीके से उन्हें
अपने पास बुला रहा था। टाइन एंड शेरिंग somehow managed to reach their final camp। और इस तरीके से जो टाइन थी और शेरिंग थे वो किसी तरीके से अपने आप को मैनेज करते हुए अपने फाइनल कैंप पे पहुँचे, यानी कि जो चौथा कैंप था वहाँ पहुँचे। जस्ट एज दे वर अबाउट टू टेक रेस्ट, अभी वो उस अपने चौथे कैंप में रेस्ट करने ही वाले थे। द स्टॉर्मी विंड ब्लू देयर टेंट एंड सप्लाइज अवे। और उसी समय तेज़ आंधी, स्टॉर्मी यानी कि आंधी, मतलब आंधी भरी जो हवा थी, यानी कि आंधी जैसी जो हवा आई, उनके उस टेंट को और उनका जो सप्लाईज था, यानी कि जो खाने पीने का सामान था, उनका जो भी सामान था, उसे उड़ाकर लेकर चली गई। दे हैड टू स्पेंड द नाइट एट इन वन बारोड टेंट एंड व्हेन दे सेट ऑफ फॉर द फाइनल क्लाइंब द नेक्स्ट डे, यानी कि दे हैड टू स्पेंड यानी कि उनको पूरी रात एक उधार ली हुए टेंट में बितानी पड़ी। एंड व्हेन दे सेट ऑफ फॉर द फाइनल कैंप द नेक्स्ट डे, और जब दूसरे दिन वो अपने फाइनल क्लाइंब के यानी कि फाइनल चढ़ाई के लिए तैयार होने लगे, ऑल टाइन एंड चेरिंग हैड वॉज अ पैकेट ऑफ नूडल्स, यानी कि उनके पास खाने का सिर्फ एक नूडल का पैकेट बचा हुआ था। लेट्स शेयर हाफ इट, चेरिंग सजेस्टेड, तो जो चेरिंग थे उन्होंने उससे सुझाव दिया टाइन से कि चलो इसमें से आधा खाते हैं। टाइन नोडेड हर हेड, टाइन ने अपना स्माइली फॉर्मली मतलब कि बड़ी दृढ़ता से मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना सर हिलाया। इफ़ वी मेक इट अलाइव वी विल ईट द अदर हाफ, तो मतलब उनका कि हाँ आधा खाते हैं और अगर हम जिंदा बचे तो हम जो आधा बचा पैकेट है उसे खाएंगे। यानी कि वो इतना दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि ये जो एक नूडल का पैकेट था, यानी कि भूखे और पूरी रात ठंड में परेशान होने के बाद भी उनका जो ताकत था, उनकी जो हिम्मत थी, डिटर्मिनेशन था, वो अभी भी बना था। और वो कहती हैं कि हम लोग उस आधे नूडल में से भी आधा आधा खाएंगे और आधा जो बचेगा अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम उसे फिर से खाएंगे। द हायर दे क्लाइंब द स्ट्रोंगर द विंड ग्रू, मतलब जितनी ऊंचाई पे वो चढ़ते थे, द स्ट्रोंगर द विंड ग्रू, यानी कि जो हवा उतनी ही ज़्यादा मजबूत हो, इतनी ही स्ट्रांग हो जाती थी, यानी कि जो हवा थी बहुत तेज़ चल रही थी। फॉर एवरी 2 स्टेप दे टुक, मतलब कि जितने ही प्रत्येक 2 कदम जब वो आगे बढ़ते थे, इट सेंट देम बैक अ स्टेप, मतलब कि वो 2 कदम बढ़ते थे तो हवा उन्हें 1 कदम पीछे ढकेल देती थी। द विंड श्रीक्ड एंड हाउल्ड अराउंड देम, जो हवा थी उनके चारों तरफ चीख रही थी और चिल्ला रही थी, यानी कि जो हवा थी बहुत तेज़ थी और वो चीख रही थी। बट टाइन कुड ओनली हियर द मैजिकल ट्यून ट्यून आवोजो, लेकिन टाइन को सिर्फ वो मैजिकल यानी कि जादुई जो धुन था वुजू का वो सुनाई दे रहा था, यानी कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उन्हें ख़राब वेदर नहीं समझ में आ रहा था और जो हवा चीख रही थी चिल्ला रही थी वो सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उन्हें वुजू का जो म्यूजिकल साउंड है वो मैजिकल जादुई जो धुन था वो सिर्फ सुनाई दे रहा था। सो दे पुश्ड अहेड फेयरलेसली, इसलिए वो अपने आप को आगे बिना डर के ढकमेता मतलब बिना डरे अपने आप को आगे बढ़ाते रहे। एंड कंटिन्यू टू क्लाइंब टू द टॉप, और आगे ऊपर टॉप पे वो अपनी चढ़ाई जारी रखे रहे, यानी कि चढ़ाई करते रहे। फाइनली एट 10:45 AM, यानी कि अंत में 10:45 पे ऑन 9 मई 2011, यानी कि 9 मई 2011 को 10:45 पे टाइम्स एफर्ट वर रिवॉर्डेड, उनका जो टाइम का जो एफर्ट था यानी कि उनकी जो ताकत थी, उनका जो कोशिश था, उसे इनाम मिला। शी क्लाइम टू द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, और वो माउंट एवरेस्ट के टॉप पे यानी कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पे वो चढ़ चुकी थी। द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया टू हैव डन सो, और भारत की पहली उत्तर भारत की महिला ने ये काम किया। शी हैड फाउंड हर फॉर अवे माउंटेन, अब उन्हें अपना जो दूर वाला पहाड़ था जो हमेशा उनको बचपन से बुलाया करता था उसे पा चुकी थी। एंड वॉज फाइनली वन विद द साउंड दैट हैड कॉल्ड हर ऑल हर लाइफ, और वॉज फाइनली वन विद द साउंड, मतलब उस साउंड से, उस ध्वनि से, उस धुन से भी, उस आवाज़ से भी वो मिल चुकी थी जो उन्हें पूरे जीवन उन्हें बुलाता रहा था। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ना कि कितनी हिम्मत, कितनी ताकत और कितनी डिटर्मिनेशन उनके अंदर थी, टाइम के अंदर, जिन्होंने इस माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को, इतनी मुश्किल चढ़ाई को भी उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से उसको पूरा किया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको इस मॉरल ऑफ द स्टोरी जो, या मॉरल ऑफ द लेसन ये भी था कि हमें किसी भी चीज़ से हार नहीं मानना चाहिए, और हमें जो भी चाहिए हम अगर मेहनत करें और हार ना माने तो हमें ज़रूर आगे बढ़ने के लिए हमसे को कोई भी
रोक नहीं सकता और हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप you like the explanation, and if you are new on my channel, please like and subscribe, and very thank you for watching.